नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं प्रसिद्ध विधिवेत्ता, कानून के जानकार और शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ काम करने वाले डॉक्टर सूरत सिंह। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इंटरनेशनल कानून की आप ज्ञाता हैं, हार्वर्ड में आपने पढ़ाई की है, कैम्ब्रिज में पढ़ाई, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पीजी किया है। इतनी सब पढ़ाई लिखाई के बाद आप जज क्यों नहीं बने? आपको क्यों नहीं लगा कि जज बन जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जज एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और जिन लोगों को ये अवसर दिया जाता है उनको सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है। मुझे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पुंची ने 1997 में कहा था, लेकिन उसमें आदमी की अपनी व्यक्तिगत जो टेम्परामेंट है उसको देखना पड़ता है। जज में पाबंदियां बहुत हो जाती हैं और अगर ईमानदार जज है तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है और मोस्ट ऑफ आवर जजेस आर ऑनेस्ट जजेस। तो ये मानिए कि ज़्यादातर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन उसका अपना महत्व है, स्वतंत्रता ज़्यादा रहती है। तो एज ए लॉयर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से नए कॉजेज ला सकते हैं। तो इसलिए कुल मिला के एक अधिवक्ता के रूप में करना ज़्यादा अच्छा रहा। लॉ फैकल्टी दिल्ली में हमने एक कोर्स दिया जिसमें हम डायरेक्टर थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीएस वर्मा उसके मेंबर थे। चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट थे। इंडिया के जो टॉप लॉयर हैं, फाली नारीमन, कपिल सिब्बल, शांति भूषण जी, अरुण जेटली, ये सारे उसके मेंबर थे। तो तब हमने देखा कि भाई अगर चाहें तो मनुष्य किसी भी क्षेत्र में काफ़ी कुछ योगदान कर सकता है। आपने बराक ओबामा के साथ पढ़ाई की है हार्वर्ड लॉ स्कूल में जी। तो कैसे रहे वो दिन? और आप उनके बराक ओबामा के शपथ समारोह में भी गए थे जी। देखिए, कैसे व्यक्ति थे ओबामा? बराक ओबामा पहली बार मुझे अगस्त 1988 में, जब हम अमेरिका में पढ़ रहे थे हार्वर्ड लॉ स्कूल में, उस समय मिले। एज ए स्टूडेंट बहुत ही उत्तम रहे, बल्कि वहाँ की जो फेमस हार्वर्ड लॉ रिव्यू मैगजीन है जिसमें टॉप स्टूडेंट ही एडिटर बन पाते हैं, वो उनके प्रेसिडेंट रहे। ये बात है 1990 की। लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात यह है कि आमतौर पर अमेरिकन स्टूडेंट अमेरिकन केंद्रित ज़्यादा होते हैं। बराक ओबामा ऐसे व्यक्ति थे जिनका इंटरनेशनल अवेयरनेस उस समय बहुत ज़्यादा थी। यानी वो जो लोग विदेश से अमेरिका में पढ़ने आए हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स, उनसे बड़ा अच्छा इंटरेक्ट करते थे उस वक्त भी, और बड़ी वार्म फ्रेंडली पर्सनैलिटी है। जैसा कि मैं यहाँ के इंदौर के लोगों को पाता हूँ कि बड़े वार्म फ्रेंडली दोस्ताना रुख वाले लोग हैं, बल्कि इंदौर वालों की और प्रेसिडेंट ओबामा की बहुत अच्छी निभेगी। ये बताइए कि ओबामा को जब नोबेल का शांति पुरस्कार मिला तब उन्होंने आपको मेल किया, ऐसा क्या उन्हें आपसे मोहब्बत थी कि उन्होंने आपको ही मेल किया? देखिए, मेरे ख्याल से वो मेल उन्होंने वर्ल्ड के लगभग 100 लोगों को भेजी होगी, क्योंकि इट वॉज एन इम्पोर्टेंट मेल। बाय नेम जरूर आई थी हमारे पास, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि सूरत, आई डोंट थिंक आई डिजर्व इट। नोबेल प्राइज़ तो बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट वाले लोगों को मिलते हैं, मैंने तो अभी राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, ओबामा ने कहा। लेकिन शायद ये इसलिए दिया गया है कि मैं ठीक राह पर चल रहा हूँ और उसके प्रोत्साहन मिले। तो एज एन एनकरेजमेंट मैं इसको स्वीकार करता हूँ, वर्ल्ड में किस तरह से शांति हो ये स्थापित करने के लिए। इसमें मुझसे ज़्यादा बड़ापन तो ओबामा का है कि उन्होंने चुना कि वो हमें ईमेल लिखें नोबेल पीस प्राइज मिलने के बाद। आप फिर जा रहे हैं यूएस ताकि उनके पक्ष में प्रचार शुरू कर सके, चुनाव प्रचार के लिए जी। तो ऐसे क्या मोहब्बत आपको उन्हें? ओबामा कोई भारत के लिए बहुत अच्छे राष्ट्रपति तो साबित हुए नहीं। देखिए, ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो ओबामा भारत के लिए बेहतर कर सकते थे, लेकिन ये है कि हमें देखना चाहिए कि अभी भी अमेरिका वर्ल्ड का लीडर है और अमेरिका की लीडरशिप सही हाथों में हो, ये न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि विश्व के सभी कंट्रीज़ के लिए, खासतौर से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानता हूँ कि अमेरिका के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी ओबामा बेस्ट प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि जब बात जो बहुत ज़्यादा संतुलित राष्ट्रपति नहीं है उनके हाथ में जब पावर गई तो अमेरिका ने नुकसान किया। ओबामा का जो आदर्शवाद है वो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। गांधी जी उनके गुरु रहे। ओबामा प्रेरणा लेते थे मार्टिन लूथर किंग से, और मार्टिन लूथर किंग प्रेरणा लेते थे महात्मा गांधी से। तो एक तरह से ओबामा के लिए जब वो हिंदुस्तान में आए थे तब भी हमने कहा था
कि उनके लिए तो भारत उनके गुरु की जन्मभूमि, गुरु के गुरु की जन्मभूमि है। तो क्योंकि भारत हमेशा कुछ आदर्शों के लिए रहा है और ओबामा क्योंकि कुछ आदर्शों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं ओबामा के पक्ष में हूं। और प्रकाश जी, मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ओबामा पुनर्निर्वाचित होंगे और फिर 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। आप इंदौर आए हुए हैं, इंदौर को एजुकेशन हब के रूप में बनाने में मदद करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जी से भी आपकी बातचीत हुई जी। शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आपसे मिल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इंदौर को? देखिए, इंदौर जो है कई मामलों में ऐसा है जिसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी पूरी पोटेंशियल, पूरी संभावनाओं का जितना ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए वो नहीं किया गया है। देखिए, इंदौर की कई विशेषता हैं जो शायद इंदौर के लोग जानते हैं, लेकिन बाहर के लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अगर दिल्ली और बॉम्बे के बीच कोई बीच की समधुरी इक्वल डिस्टेंस की कोई चीज़ है तो वो इंदौर है। अगर एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM और IIT, दोनों अगर किसी बड़े सिटी में है तो वो इंदौर है। इंदौर में बहुत ही प्रगतिशील, उस पर बहुत समय पिछले 10 सालों से इंदौर ने काफ़ी तरक्की की है। और आगे 10 सालों में मेरी ये घोषणा है कि एजुकेशन हब के रूप में अमेरिका में जैसे बॉस्टन या सिलिकॉन वैली माने जाते हैं, इस तरह से इंदौर का नाम आने लगेगा। बस ये है कि यहाँ के लोग बड़े वार्म फ्रेंडली तो हैं, लेकिन कुछ जरूरत से ज़्यादा विश्राम करते हैं। थोड़ी सी उनमें एनर्जी काम करने की, थोड़ा सा और अलर्ट हो जाएं तो फिर जो है इंदौर वालों को वर्ल्ड में कोई रोकने वाला नहीं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख स्रोत एजुकेशन है। ऐसा क्या भारत में नहीं हो सकता? भारत में से ज्यादा हो सकता है। और प्रकाश जी, अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स जो वर्ल्ड की कंसल्टिंग लीडिंग फर्म है, उन्होंने ये कहा है कि 2022 के लगभग 25 के लगभग सारे वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका में वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा होगी, जवान लोग कम होंगे। चाइना में भी ऐसा ही होगा। भारत एक ऐसा कंट्री होगा जिसमें करोड़ लोग यंग होंगे जो डिसाइड करेंगे कि किस तरह का भविष्य भारत का होगा। तो अगर इन यंग लोगों को हम अच्छी शिक्षा देते हैं, सही ट्रेनिंग देते हैं, उनको लीडरशिप के लिए तैयार करते हैं, तो भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, दूसरे नंबर की बनने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम उनको सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो फिर जनसंख्या हमारे लिए वरदान की बजाय एक बर्डन के रूप में सिद्ध होगी। इसलिए एजुकेशन, और सही तरह की एजुकेशन, मात्र एजुकेशन नहीं, क्योंकि एजुकेशन ऐसी भी होती है जो मात्र स्लेव पैदा करती है। जो हार्वर्ड की अगर एक बात मैं बताऊं या ऑक्सफोर्ड की एक बात बताऊं, वहां एजुकेशन फॉर लीडरशिप, कि किस तरह से किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कैसे किया जाए, ये सिखाना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी अगर है तो नेतृत्व की है, वरना रिसोर्सेज इन दौर में बहुत ज्यादा हैं, भारत में बहुत ज्यादा हैं। उन रिसोर्सेज को सही काम में लगाया जाए, पार्टी दलगत राजनीति से ऊंचा उठ के राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ क्या है ये सोचा जाए, इंदौर के लिए श्रेष्ठ क्या है ये सोचा जाए, इंटीग्रेटेड विकास इंदौर का कैसा हो ये सोचा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा के माध्यम से इंदौर भारत का, इंडिया का मार्ग प्रशस्त करेगा विश्व शक्ति बनने में। इंदौर से आपको इतना लगाव है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास तो बहुत अच्छे ऑफर रहे होंगे अमेरिका में, आपके सैकड़ों लॉयर है आपकी कंपनी के से जुड़े हुए हैं। आपकी इच्छा नहीं कि आप अमेरिका में बस जाएं, यूएस में बस जाएं या यूके में बस जाएं? देखिए, वो इस तरह के अवसर वहाँ बहुत थे, लेकिन मैंने देखा कि मेरा ये शिक्षा का, मैं एक मामूली साधारण परिवार से आता हूँ, तो शिक्षा प्राप्त की, उसका फ़ायदा मुझे मिला। समाज ने बहुत ज़्यादा मुझ में इन्वेस्ट किया। जब मैं अमेरिका में पढ़ता था तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने $1,20,000 की वजीफ़ा दिया, उससे पहले टाटा ने दिया था। तो जब मैंने देखा समाज ने मेरे लिए इतना किया है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि उस समाज में उन योग्यताओं का कुछ यूज़ किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। जैसे हार्वर्ड का प्रिंसिपल है, लर्न, डू एंड टीच। पहले चीज़ को खुद सीखो, फिर उसको करो और फिर औरों को बताओ, सिखाओ। तो ये उद्देश्य लेके मैं आया और मुझे इसमें ईश्वर की कृपा से और सब साथियों के सहयोग से बड़ी कामयाबी मिली। आप अपने आप को साधारण परिवार का कहते हैं, आपके चाचा तो मंत्री थे। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी तो साधारण किसान थे और चाचा का हम हमेशा रोल मॉडल मानते थे। होम मिनिस्टर रहे, वो हरियाणा के राज्यसभा के मेंबर भी रहे, लेकिन हमारे पिताजी तो खेती बाड़ी करते थे। मेरा जो बचपन है वो तो खेती बाड़ी के बीच, गायों के बीच
बीता है। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं अमेरिका में गया, तो एक तरफ तो हम गए, दूसरी तरफ उस समय भारत के जो चीफ जस्टिस थे वाई.वी. चंद्रचूड़, उनके सुपुत्र श्री धनंजय चंद्रचूड़ अमेरिका में गए हार्वर्ड में। और बड़ी खुशी की बात यह कि वो आज भी महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं। तो अच्छा लगता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बैकग्राउंड से आए और एक साधारण किसान परिवार से आए और वहीं पढ़ें एक साथ, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। शिक्षा का केंद्र बनने के साथ इंदौर महंगा बहुत हो जाएगा। आपने हार्वर्ड की बात की, जहां पे फीस करोड़ों रुपए में है। ऑक्सफोर्ड का भी यही दर्शाया था कि इतने लोग भारत में तो है नहीं जो इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, ऐसा एक तो जो चीज 10 रुपए में हार्वर्ड में हो सकती है, वो निश्चित रूप से इंदौर में, इंडिया में 1 रुपए में हो सकती है। क्योंकि अमेरिका का आज पतन का कारण यही है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में वो सर्विसेज नहीं दे पाते हैं। सेम सर्विसेज आप कम मूल्यों पे अच्छी क्वालिटी की दे सकते हैं। तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे लेबर सेविंग डिवाइस यहाँ काफ़ी हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जब हम हार्वर्ड में पढ़ते तो $20,000 स्कॉलर वहाँ जो है खर्चा होता था साल का। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़े तो वहाँ सिर्फ $50 हम साल में देते थे। तो $50 में और $20,000 में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क था हार्वर्ड में और दिल्ली में, लेकिन इतने गुना नहीं था। तो इसलिए इसका सबक यह है कि जो चीज़ अमेरिका में हो रही है उसको हम काफ़ी उससे कम दामों पे इंडिया पे बेहतर कर सकते हैं, और ये हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अभी आप किस तरह जुड़े हुए हैं हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से? हार्वर्ड क्लब ऑफ इंडिया एक है, जिसमें जो भी अमेरिका के पढ़े हुए हैं हार्वर्ड में, उनकी एक क्लब है। 350 मेंबर हैं उसके हम 2 बार प्रेसिडेंट रहे। एक बार तो हम हार्वर्ड क्लब ऑफ एशिया, यानी सारी जो एशिया के 18 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, उन सब के हम प्रेसिडेंट रहे। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज सोसाइटी भी एक है दिल्ली में, जिसके हम सेक्रेटरी रहे। अभी भी हम जो है हार्वर्ड क्लब से जुड़े हुए हैं। और हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में बढ़िया बात क्या है कि ये संस्थाएं हमेशा टच में रहती है। ये नहीं कि भाई एक बार आप आ गए तो आउट ऑफ टच। हर महीने वो मैगजीन भेजते हैं, रोज ईमेल आती है, ये प्रोग्राम है, अब नेक्स्ट मंथ हम जा रहे हैं। जैसे ओबामा का हमें कैसे पता चला, 1990 में हम पढ़ के आ गए, हम इंग्लैंड चले गए, वो अपने अमेरिका में रहे। फिर 2008 में हमारे पास डीन हार्वर्ड लॉ स्कूल का एक ईमेल आया कि आपका साथी अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कंटेस्ट कर रहा है और शायद जीत भी जाए, तो सोचिए आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। उस समय हमने जो इंडियन ओरिजिन्स के लोग थे, अमेरिका में रहते थे, उनको टेलीफोन से, आजकल तो ईमेल टेलीफोन से कनेक्ट हो सकते हैं, वो फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बराक ओबामा को बनाएं राष्ट्रपति। और हालांकि उसका कितना महत्व रहा कितना नहीं, क्योंकि ओबामा की तो एक लहर थी, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन तो रहता ही है। आपने किताब लिखी है लॉ रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। जी, क्या कानून किस तरह आतंकवाद को रोक सकता है, क्या है इस किताब में और क्या आपकी राय है? इसमें हमने बेसिकली ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को किस तरह से इतनी पावर दी जाए ताकि वो कमियों को दूर कर सके, लेकिन साथ ही इस तरह के उन पर सेफगार्ड्स हों, पाबंदी हों, ताकि उस पावर का दुरुपयोग ना हो। तो इसमें हमने कहा है कि हाँ, एक तरफ तो सरकार को पावर देना ठीक है, लेकिन साथ ही सेफगार्ड रखने पड़ेंगे, वरना इंडिया में ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अभी डेमोक्रेसी की स्पिरिट इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है कि पावर का दुरुपयोग ना करें। अभी जिसको भी पावर दी जाती है, कुछ अपवादों को छोड़ के वो दुरुपयोग करने लगते। तो हमने कहा है कि एक तरफ पुलिस को आप पावर दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, सेफगार्ड्स होने चाहिए, पावर का इस्तेमाल वहीं किया जाए जहां वाकई आतंकवाद का खतरा है। ये नहीं फेक एनकाउंटर में आपने झूठे एनकाउंटर करके निर्दोष लोगों को मार दिया। लेकिन कानून बनाने की बात आती है तो हमारे राज्य तो सरासर पीछे पड़ जाते हैं, सहयोग नहीं करते। पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण है। कई राज्यों ने केंद्र का प्रस्ताव ही ठुकरा दे कि हम ऐसा कानून नहीं बनने देंगे। देखिए, ऐसा उसमें वहाँ मामूली बात थोड़ा सा मामला और भी है प्रकाश जी। वहाँ ये है कि क्या केंद्र डिक्टेट करेगा राज्यों को कि जो केंद्र चाहे वही करे। इसमें चाहिए कि जब हमें आज़ादी मिली उस समय यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमें सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। केंद्र को राज्यों को अपने बराबर का भाई मान के साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं केंद्र दिल्ली से डिक्टेट करता रहेगा और बाकी सब लोग फॉलो करेंगे। साथ ही राज्यों को चाहिए कि देखिए, जहां तक राज्य के हित की बात है वो अपना ध्यान रखें, लेकिन जहां राष्ट्र के हित की बात है
वहां राज्य का हित राष्ट्र के हित के नीचे होना चाहिए। ये इस तरह का डिसिप्लिन, जहां एक तरफ तो आदमी आजाद है, दूसरी तरफ आदमी में जिम्मेदारी की भावना है। प्रकाश जी, ये चीज भारत में डेवलप करने की जरूरत है। जो मैंने अमेरिका और इंग्लैंड में देखा कि एक तरफ तो बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं लोग, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी की भावना है कि जहां राष्ट्र सामने आता है वहां वो अपने व्यक्तिगत हित को, व्यक्तिगत अहम को नीचे रख के और राष्ट्र को ऊपर रखते हैं। जजमेंट सिस्टम पर भी आपने किताब लिखी है, जजिंग जजमेंट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स, हाउ वाइज एंड हाउ अदरवाइज। इसमें हमने पिछले 60 साल के जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से दिए हैं उनका एनालिसिस किया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का काम किया है, हमारे यहाँ क्या आवश्यकता है, जजेस ने किस प्रकार। हमारा इसमें मेन थीसिस ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भारत की समस्याओं का ध्यान रखते हुए फैसले देने चाहिए, जो अब कर रही है। लेकिन 1950 से लेकर 1966 तक सुप्रीम कोर्ट काफी कुछ, जिसको हम ब्लैक लेटर लॉ बोलते हैं, सिर्फ उस पर जाती थी, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं उस पर नहीं जाती थी। लेकिन वो ट्रेंड जो है 1977-78 के बाद बदल गया है। अब तो बल्कि कई महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देती है और सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाती है। लेकिन साथ ही एक बैलेंस भी बनाए रखने की जरूरत है कि लोगों के जो बनाए हुए रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको लोग बना के भेजते हैं, उनकी बातों को रिस्पेक्ट किया जाए। जब तक सत्ता का क्लियर दुरुपयोग की बात ना हो, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी ना करे, क्योंकि अगर कोई MP MLA गलती करता है तो उसको आप नेक्स्ट इलेक्शन में सबक सिखा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर गलती करे तो उनको हटाना मुश्किल होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मामलों में सोच समझ के इंटरफेयर करे, लेकिन हाँ, जहां जरूरत है वहां जरूर इंटरफेयर करे, लेकिन राष्ट्र के हित में इंटरफेयर करे। कई मामलों में जहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है वहां अच्छा किया है। जैसे दिल्ली में CNG के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे पोल्यूशन बहुत कम हुआ। इस तरह से करप्शन के जो मामले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करना ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मीडिया ने कह दिया या किसी ने भी कह दिया और आरोप लग गया तो हमारा पुलिस ने कह दिया तो उसके सिस्टम पे आप बिना देखे कि आदमी ये निर्दोष है कि नहीं है उसको आप जेल में भेज देते हैं। ये नहीं, उस मामले में खासतौर से नीची जो अदालतें हैं, लोअर जुडिशरी जो है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है, सेशन जज जो है, मजिस्ट्रेट जो है, उनको चाहिए कि हमारे जो भारत संविधान में जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उनको ध्यान में रखते हुए जब ये लगे कि मोटे तौर पर कि हाँ ये अपराधी है, तभी उसको अंदर भेजना चाहिए। ये नहीं कि कई कई सालों तक अंडर ट्रायल चल रहे हैं और अभी तक सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है कि इसका दोष है कि नहीं है, और लेकिन आदमी को सजा मिल रही है। बीजू पटनायक के 862 करोड़ रुपए के घोटाले में आपने वकालत की थी और उसके खिलाफ जीते थे। ऐसे केसरी के मामले में, सीताराम केसरी के मामले में भी आपने अरबों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। आपको ऑफर मिले थे उस वक्त या नहीं? कुछ देखिए, ये थोड़ा व्यक्तिगत मामला हो गया। हाँ। लेकिन ये है कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी लेंगे तो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन आपके पास आएंगे। उस समय आपकी बेसिक वैल्यूज क्या हैं उनका ज्यादा महत्व होता है। आज के जो नवयुवक हैं उनको भी मैं ये कहूंगा कि जहाँ की मनी, धन की बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फंडामेंटल वैल्यूज क्या है। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर हम देखें तो जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सीरियल में रखा गया है। सबसे पहले धर्म को, यानी मनुष्य की जो प्रारंभिक मूलभूत जो नैतिकता है उसको सबसे पहले रखा गया। उसके बाद कहा गया अर्थ, उसके बाद मनुष्य धन कमाए, ताकत ले, और उसके बाद काम, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। इस अगर श्रृंखला से आप चलेंगे कि धर्मानुसार आप अर्थ और शक्ति कमाएंगे और फिर उपभोक्ता बनेंगे, तो फिर आपको मोक्ष यानी पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता मिलेगी, आनंद मिलेगा, लाइफ एक ब्लेसिंग होगा। तो एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए पीपुल्स कमीशन के आप कन्वीनर हैं, तो क्या है ये? देखिए, गवर्नमेंट ने एक बार बनाया, चीफ जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता में, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें रिव्यू करना चाहिए, 50 साल हो गए। तो फिर ये तो गवर्नमेंट का था, हम चाहते थे कि भाई आम आदमी पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या असर पड़ा है, लोगों पे क्या असर पड़ा है, उसको देखा जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ना किसी जज के नाम से है, ना किसी IAS ऑफिसर के नाम से है, ना किसी मिनिस्टर के नाम से है, ना किसी पूंजीपति के नाम से है। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट करती है, चाहे वो जुडिशरी करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे,
चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर करे, तो उसका आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा? क्या आम आदमी को उससे ज़्यादा सुविधा मिलेगी? क्या आम आदमी को न्याय, उसका जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी वृद्धि होगी? तो इस तरह की चीज किस तरह से हम भारत में सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाएं कि जो जिस सपने के साथ हमने आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था वो सार्थक हो, ताकि लिबर्टी जो फ्रीडम है वो एक सार्थक चीज बन जाए, मात्र कहने की बात ना रहे। तो इस लिहाज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या परिवर्तन होने चाहिए, उसके लिए पीपल्स कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू काम करता है। इंदौर के बारे में बात करें, आखिरी सवाल, इंदौर को एजुकेशन हब बनाने के लिए आपकी योजना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड वगैरह में जो चीज़ सिखाई जाती है वो ये कि थिंकिंग किस प्रकार की हो, लीडरशिप किस प्रकार की हो, सोच किस प्रकार का हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है मनुष्य जो है ना, इसको मानुष कहा गया है, मन से, चिंतन से, स्वभाव से चलता है। मनुष्य में और पशु में ये फर्क है। तो किस प्रकार से मनुष्य का चिंतन सबसे उत्तम हो, ये हो, और वो शिक्षा से आता है। तो इंदौर में इस प्रकार का ह्यूमन मटेरियल है, बड़े अच्छे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। इस तरह की अगर उनको सही गाइडेंस दी जाए, जिस तरह की इंस्टीट्यूशंस आपके यहाँ आ रही हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी आ रही हैं, जैसे टाटा सिविल सर्विसेज आ रही है, इन्फोसिस आ रही है, और आपका जो पीतमपुर है उसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस तरह के सारे अच्छे लोग हैं, ह्यूमन मटेरियल बहुत अच्छा है। इसको सही गाइडेंस मिले तो हम बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कर सकते हैं। इंदौर रिप्रेजेंट द ईस्ट और जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड रिप्रेजेंट द वेस्ट। जो फ्यूचर आएगा उसमें सवाल ये नहीं होगा ये चीज़ भारत की है या अमेरिका की है, बात ये आएगी कि क्या चीज़ मानव जाति के लिए बेस्ट है। और मैं चाहता हूँ, ये मेरा अपना सोचना है कि भारत विश्वगुरु रहा और फिर से विश्वगुरु बने, ताकि आज मेरा टॉपिक यूनिवर्सिटी में है हाउ डू दे टीच एट हार्वर्ड। मैं चाहता हूँ कि आज से 10 साल बाद लोग पढ़ें कि हाउ दे टीच एट इंदौर, ये पढ़ाया जाए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में। आप हमारे स्टूडियो पधारे डॉक्टर सूरज सिंह, और हमसे बहुत सारी बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।